नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं दामिनी भारद्वाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में। दर्शकों, अपने इस कार्यक्रम में हम आपको हिमाचल के रंग बिरंगे रंगों से तो आपकी मुलाकात करवाते हैं, लेकिन साथ ही हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनैलिटी से भी करवाते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में एक ऊंचा मकाम हासिल किया है और किस तरह से उनकी स्टोरी इन्फ्लुएंस करती है दूसरों को। तो दर्शकों, आज भी हम ऐसे ही रंग लेकर आपके सामने आ गए हैं और दर्शकों, हम बातचीत तो करते ही हैं और साथ ही जैसे कि हम सभी जानते हैं हमारे ये कार्यक्रम विभिन्न सेगमेंट्स में विभाजित रहता है। तो पहला हमारा सेगमेंट है सरगम और आज हम आपकी जिनसे मुलाकात करवाएंगे उनका नाम है रमा शर्मा। तो आइए अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैम हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम। मैम, आपने मुझे रमा शर्मा के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया, पर हिमाचल में मुझे रीनू शर्मा के नाम से जो पहचान मिली है, मुझे सारा हिमाचल उसी नाम से जानता है। जी जी बिल्कुल मैम। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आप लोक गायक हैं और कई तरह के भजन आप गाती हैं और कई तरह के जो लोकगीत हैं वो भी आपने गाए हैं। तो अगर मैम हम शुरुआत करें आज अपने सेगमेंट की और बातचीत करें आपसे, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जैसे हम शुरुआत करते हैं बचपन से, तो किस तरह से आपकी शुरुआत संगीत के साथ हुई? मैम, बचपन से मेरी फैमिली में मेरी दादी जी जो थे वो बचपन से हमारी जो अपनी कल्चर, अपना संस्कृति है उसमें बहुत ज़्यादा से मतलब एक मंजे हुई खिलाड़ी जैसे जिनको कहते हैं, वो बहुत पूरा मतलब मैं उन शब्दों को बयान नहीं कर सकती, आज इस दुनिया में वो नहीं है, पर मैंने जितना भी अपनी ज़िंदगी में सीखा है मैं उन्हीं से प्रेरित होकर आज यहाँ इस मुकाम तक पहुँची हूँ। मेरा बचपन से दादी जी के साथ जितना उठना बैठना रहा है, उन्होंने अपने लोक गाथाओं के माध्यम से, अपनी पहाड़ी संस्कृति के माध्यम से, सुहागों के माध्यम से, जो भी हमारी पहाड़ी संस्कृति, हिमाचल की संस्कृति है, उस जैसे जैसे वो गाते थे, सुनाते थे, मैं उन्हीं के साथ प्रेरित होकर उनके साथ में गाती थी और वहीं से मुझे ये सब करने की, ये सब मेरा उत्साह भी बढ़ता गया और मैं उसी राह पे चल भी पड़ी, जो कि मेरा शौक बन गया फिर। जी बिल्कुल मैम। जैसे कि हम बात करें, जैसे हम स्कूल में होते हैं तो कई सारे कार्यक्रम होते हैं, कई सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है जिसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर मैम हम आपकी स्कूलिंग की बात करें तो किस तरह का माहौल तब था और किस तरह से क्या आपने पार्टिसिपेट किया किसी सिंगिंग कॉम्पिटिशन में, या किस तरह का उस टाइम माहौल था? जी मैम, उसमें मेरी +2 की शिक्षा सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरठीं से हुई है। तो उसमें मैंने मतलब 7th से लेके +2 तक अपने डांस कल्चर में, अपने पहाड़ी संस्कृति फोक में, या मतलब जो भी हमारे स्कूल की एक्टिविटी होती है उसमें मैंने हर तरह से पार्टिसिपेट करा है। उसके बाद मेरी कॉलेज लाइफ डिग्री कॉलेज घुमारवीं से शुरू हुई। वहाँ भी मतलब लगभग जितना मुझे टाइम मिला मैंने अपनी पहाड़ी संस्कृति को संजो के रखा। पर आप समझ सकते हैं कि मैं एक नॉर्मल परिवार से संबंध रखती हूँ, तो उसके बाद जैसे मैरिज बेटियों की हो जाती है, तो उसी दौरान जैसे मेरा भी शादी का आगे जो सिलसिला दूसरे परिवार में जाने का बना, तो उस दौरान मेरा ये सारा शौक संगीत का सब कुछ मतलब मायके में ही छूट गया। बिल्कुल मैम। जैसे कि हम जानते हैं कि संगीत की आज हम बात कर रहे हैं, सरगम की हम बात कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि कई तरह के जो लोकगीत है वो आपने गाए हैं, भजन भी आप गाती हैं। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को एक भजन या एक लोकगीत सुना दें और आगे भी हम आपसे कई सारे लोकगीत सुनेंगे। मैम, अगर मैं बात करूं अपने लोकगीतों की, तो लोकगीतों के की लाइन में तो मैं थोड़ा लेट आई, पर मेरी शुरुआत जो हुई है मेरी भजन से हुई है। और भजन के माध्यम से जो मैंने सबसे पहले अपना सॉन्ग गाया था, वो मैंने एक बेटी का दर्द, जिसके कोई भाई नहीं होता है, वो बेटी अपनी मतलब एक माँ दरबार के सामने जो अपनी प्रार्थना करती है, एक रोते हुए कहती है, मैं आज वही चंद लाइनें आप सबके बीच में गाना चाहूँगी। जैसे कि अभी सुबह का माहौल है और भजन से अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती है, इसलिए हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को भजन जरूर सुनाएं। जी मैम, तो वैसे तो मैं देवनगरी बाबा बालकनाथ की वहाँ से बिलोंग करती हूँ, तो सबसे पहले तो मैं बाबा बालकनाथ जी का, पौनाहारी जी का भजन आप सबके बीच में रखना चाहूँगी। धौलगिरी पर्वत पे, अरे हाँ, धौलगिरी पर्वत पे सिद्धे बाबा जी दा डेरा है। धौलगिरी पर्वत पे मेरे जोगी जी दा डेरा है। ओ जिथे मैया रतनों बसे, अरे हाँ, जिथे मैया
रतन बसे कहंदा ओयो कर मेरा है जिथे मैया रतन बसे कहंदा ओयो कर मेरा है। बिल्कुल मैम, बहुत ही खूबसूरत भजन जो है आपने हमें सुनाया, और सुबह की शुरुआत अगर इस तरह से होती है तो मज़ा ही आ जाता है। तो बिल्कुल मैम, जैसे कि हम बातचीत कर रहे थे कि आपकी स्कूलिंग हुई, उसके बाद जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी हम किसी आर्टिस्ट या आर्ट वाली फील्ड में जाते हैं तो पेरेंट्स का सपोर्ट, घर का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो किस तरह से जब आपकी शादी हुई या जब आप घर पे थी, किस तरह का सपोर्ट आपको मिला, और कितना मुश्किल रहा, कितने चैलेंजेस रहे आपकी लाइफ में इस फील्ड में जाने के लिए? मैम बचपन से तो दादी जी के अलावा मुझे फैमिली से सपोर्ट किसी का नहीं था, पर ये भी सही है कि मुझे रोक भी किसी से नहीं थी। मैं एक छोटी नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो घर वाले मतलब खेतीबाड़ी का माहौल जैसे होता है, उसमें भी हमारी लाइफ एक संघर्षपूर्ण रही है, क्योंकि मेरे पापा खेतीबाड़ी का काम करते थे। तो उसके बाद शादी के बाद जैसे मेरी ये लाइन जैसे छूट गई, पर शादी के बाद कुछ परिस्थितियाँ, कुछ हालात ऐसे बने कि जब मैं वापस इस लाइन में आई तो ये लाइन मेरा एक शौक ना बन के मेरा एक रोजी रोटी का जरिया बन गया, क्योंकि हालात और परिस्थितियों ने मुझे इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया कि मेरे पास और ऑप्शन कोई नहीं थी। तो इसी शौक को मैंने अपना रोजी रोटी का जरिया बना दिया, जिसके माध्यम से मैं जागरण लाइन में और अपनी संस्कृति के जो हमारी कल्चर एक्टिविटी होती है उसमें मैंने ये गाना शुरू कर दिया। जी बिल्कुल मैम, जैसे कि हम जानते हैं जब भी हम शुरुआत करते हैं किसी भी चीज़ की तो कई सारी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए होते हैं। हमें सपोर्ट भी चाहिए होता है, और एक फील्ड चाहिए होता है, एक जरिया चाहिए होता है, एक स्टेज हम बोले वो चाहिए होता है हमें, जब भी हम कोई आर्ट परफॉर्म करने वाले होते हैं या जब भी हम शुरुआत करते हैं। तो जब आपने अपने भजन की शुरुआत की थी, अपनी जो सिंगिंग की लाइन है उसकी शुरुआत की थी, तो किस तरह से वो पहली शुरुआत आपकी हुई थी? मैम पहली शुरुआत जो मेरी हुई थी, मैं इस चीज़ को कभी भूल भी नहीं पाऊंगी, पर इस चीज़ को अगर मैं ये कहूँ कि तो शायद मुझे माँ भगवती का एक गिफ्ट था। एक जैसे किसी बच्चे को उंगली पकड़ के रास्ता दिखाते हैं, वैसे मुझे दिखाई थी। मुझे एक पर्सन मिले थे, मेरे लिए अननोन थे, उन्होंने मुझे किसी स्टेज पे जैसे सुना तो उन्होंने कहा कि आप गाना चाहते हो, आप शौक रखते हो। मैंने उनको कह दिया कि हाँ जी मैं गाना चाहती हूँ। तो उन्होंने सेकेंड टाइम जब मुझे मिले तो उन्होंने मुझे एक जागरण का मंच दिलवाया, जहाँ की मेरा सबसे पहला भजन वही था जो मैंने एक बेटी बन के एक माँ से फरियाद करी थी, क्योंकि मैं भी जिस फैमिली से बिलोंग करती थी मेरे भी ब्रदर कोई नहीं था। तो एक मतलब अपने दिल की आवाज़ जैसे कह सकती हूँ मैं, वो भजन मैंने उसी स्टेज के माध्यम से, उसी मंच से, उसी दरबार के माध्यम से लोगों के बीच में, दर्शकों के बीच में सुनाया था। जी बिल्कुल, कहते हैं कि अगर हम चाहे तो सब कुछ आसान हो जाता है और राह खुद ब खुद जो है बन जाती है और खुल जाती है हमारे लिए। जी मैम। बिल्कुल मैम, जैसे कि अगर हम आगे की बात करें, आपने शुरुआत की अपने सिंगिंग के करियर की, तो हम हमेशा जानते हैं कि जब भी हम आर्ट परफॉर्म करते हैं या आगे जाते हैं, हम सीखते ज़रूर है, या हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं, या हम किसी गुरु से सीखते हैं। तो किस तरह से आपने जो सिंगिंग है वो सीखी? मैम सिंगिंग के लिए तो पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये मेरे लिए गॉड गिफ्टेड है, मैंने किसी से सीखा नहीं है। पर जैसे जैसे मेरी लाइफ में ऐसे लोग आते गए जो सिंगिंग जानते थे या जिनका अनुभव अपनी संस्कृति को लेके था, ऐसे पर्सन मेरी लाइफ में आते गए और उनके साथ मिलके मतलब गॉड गिफ्टेड मुझे ऑटोमेटिक वो चीज़ें रिसीव होती गई और मैं उनको हासिल करती गई। तो मेरी लाइफ में कुछ पर्सन हैं जिनको मैं शायद ज़िंदगी में उनके मैं कभी एहसान भी नहीं चुका सकती और कभी भुला भी नहीं सकती। जी बिल्कुल मैम, अगर हम बात करें जब हम किसी भी फील्ड में जाते हैं, किसी भी लाइन में आते हैं, तो हमें कई सारे जो चैलेंजेस हैं वो फेस करने पड़ते हैं। उन चैलेंजेस की तो हम बात करेंगे ही, लेकिन जैसे कि अभी आप भजन के बारे में बता रही हैं कि एक बेटी किस तरह से फरियाद करती है माँ के पास, और उस पर आपने एक भजन लिखा है और गाया भी है, तो हम चाहेंगे कि वो भजन आप हमारे दर्शकों को ज़रा सुना दें। जी मैम। मुझे माँ से गिला मिला क्यों ये सिला, मुझे माँ से गिला मिला क्यों ये सिला, बेटियाँ क्यों पराई हैं, बेटियाँ क्यों पराई हैं, हो माँ बेटियाँ क्यों पराई हैं। खेली कूदी में जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे,
अपना पराया सा लागे, ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। बेटे को घर दिया, बेटी को वर दिया, बेटे को घर दिया, बेटी को वर दिया, कैसी प्रीत निभाई है, बेटियां क्यों पराई हैं हो माँ, बेटियां क्यों पराई हैं। बिल्कुल मैम, बहुत खूब, कितना कितना अच्छा आपने भजन जो है सुनाया है। और हम जानते हैं कि जब भी हम इस तरह का जो गीत है लिखते हैं, गाते हैं, तो एक मोटिवेशन हमारे पास होता है। तो जब आप लिखती हैं, जैसे कि हम जानते हैं आप गाती भी हैं और खुद ही आप लिखती भी हैं, तो जब आपने ये भजन लिखा था तो क्या चल रहा था दिमाग में और किस तरह से जो वर्ड्स है वो जुड़ते गए आपस में? मैम इसके लिए मैं ये कहूँगी कि ये जो शब्द थे मेरी खुद की फीलिंग के थे, क्योंकि आफ्टर मैरिज सबको पता है कि जब एक बेटी पैदा होती है तो वो उसको बचपन से यही सिखाया जाता है कि तू पराया धन है। पर जब वो बेटी ससुराल में जाती है तो कोई बेटी ही ऐसी खुशकिस्मत होती है जिसको आगे जाके वो घर अपना बनता है। अदरवाइज ससुराल वाले कहते हैं कि ये पराए घर से आई है और मायके वाले कहते हैं कि ये पराया धन है। तो बेटी के लिए कोई घर अपना नहीं होता। तो वही सिचुएशन, वही हालात शायद मेरी लाइफ के भी थे। तो उन्हीं हालातों को मद्देनज़र रखते हुए जैसे जैसे मैं उस दर्द को, उस पीड़ा को जैसे मेरे जहन में आती गई, वो दर्द और पीड़ा वो मेरे शब्द बनते गए। और मतलब कब ये चीज़ बन के तैयार होगी मैं खुद भी नहीं जानती। जी बिल्कुल मैम, कहे तो जो लाइफ के एक्सपीरियंस है वो खुद ही जो शब्द है वो जोड़ते गए और आपके जो गीत है वो बनते गए। जी मैम। मैम जैसे कि हम जानते हैं जब हम शुरुआत करते हैं, जैसे आपने बात की कि आपकी शादी हुई, फिर उसके बाद आपने जो है गीत संगीत इसकी शुरुआत की और यहाँ अपना कदम रखा। तो जब आपने कदम रखा था तो कई सारे लोग हैं जो आपसे जुड़े होंगे, तो किस तरह से उस टाइम आपको सपोर्ट मिला लोगों का, जो कि ज़रूरी भी है जब कोई बच्चा या कोई भी आगे जाना चाहता है तो किस तरह का सपोर्ट चाहिए रहता है और आपको किस तरह का सपोर्ट मिला? उस वक्त स्पोर्ट में मैम जो मेरी शुरुआती जो संघर्ष था मेरा, वो इतना सपोर्टिव नहीं रहा। जी। उसमें सपोर्ट मुझे उन्हीं पर्सनों की मिली जो मुझे इस लाइन में लेके आए थे। पर उसके बाद मतलब धीरे धीरे जैसे मुझे ये मुकाम, ये मंजिल हासिल होती गई, जितने भी मेरे नियर एंड डियर, जितने मेरे फ्रेंडली सर्कल के थे या इवन की फैमिली तक के कह सकती हूँ, आज की डेट में मेरे सारे सपोर्टिव है। मुझे मतलब हर कहीं जहाँ भी मैं जाऊँ वहाँ पूरा प्यार, वहाँ पूरा सम्मान और पूरा मतलब सपोर्ट मिलती है। जी जी बिल्कुल मैम। जिस तरह से अगर हम बात करें, जैसे हम जानते हैं कि आप भजन गाती हैं, तो कई सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं, कई सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं हमारे घरों में, जब भजन हम गाते हैं, कीर्तन हम करते हैं। तो जब आपकी शुरुआत हुई थी और किस तरह से जो आपने अपना पहला भजन है वो पेश किया था और किस तरह से आपको जो ऑफ़र है वो मिलते हैं और किस तरह से आप जाती हैं? मैम जब मेरा पहला भजन मैंने स्टेज के ऊपर गाया था तो मैंने मतलब एक बेटी वाला दर्द जो मैंने आपको बताया, मैंने वही गाया था। मेरी बिगड़ी बना दे तकदीर माँ, मेरी बिगड़ी बना दे तकदीर माँ, दे दे रखड़ी बनने नो बीर माँ, हाँ दे दे रखड़ी बनने नो बीर माँ। बाबुल राजे नो चाहिंदा बजीर माँ, बाबुल राजे नो चाहिंदा बजीर माँ, दे दे रखड़ी बनने नो बीर माँ, हाँ दे दे रखड़ी बनने नो बीर माँ। तो मैम जब ये जिस मंच के माध्यम से मैंने ये सबसे पहला भजन जो मेरा चला था जी, उस वक्त मतलब जितनी भी ऑडियंस, जितनी भी पब्लिक वहाँ बैठी थी, तो मैं कहती हूँ कि उसमें से 90% जो हमारी माताएं बहनें जितनी थी, मतलब उनसे मुझे इतना प्यार मिला
कि उन्होंने उन्हीं के माध्यम से ही मुझे आगे ये मंच, आगे जी। ये रास्ता मिलता गया। जी, बिल्कुल मैम, जैसे कि हम जानते हैं भजन के साथ-साथ जो है लोकगीत की भी आपने शुरुआत की थी जी। और कई जो लोकगीत है उसमें भी आपने गाया है और आप लिखती भी खुद हैं, तो हम जी। चाहेंगे कि एक लोकगीत आप हमारे जो दर्शक हैं उनको ज़रूर सुनाएँ। जी मैम, मैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से संबंध रखती जी। हूँ और हमारे डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के, अब हमारे पहाड़ी जो अपना प्राचीन जो हमारी संस्कृति है, जी। उसमें हमारे गंबरी जी का नाम बहुत प्रसिद्ध है। जी। और हमारे हिमाचल में क्या, हिमाचल से बाहर भी उनको बहुत अच्छी एक लोक गायिका के जी। रूप में जाना जाता है। तो आज मैं चंद लाइनें उन्हीं की आप सबके बीच में गाऊंगी। जी। खाना पीना नंद लेनी हो गंबरिए, खाना पीना नंद लेनी हो, खाना पीना नंद लेनी हो गंबरिए, खाना पीना नंद लेनी हो। नचना त नची गई बंदलेरी गंबरी, हो नचना त नची गई बंदलेरी गंबरी, टोल के बजाएगा बसंता हो गंबरिए, खाना पीना नंद लेनी हो, खाना पीना नंद लेनी हो गंबरिए, खाना पीना नंद लेनी हो। बिल्कुल मैम, बहुत खूबसूरत, कितना खूबसूरत आपने गाना गाया। और जब हम ऐसे जो लोकगीत है सुनते हैं तो एक अपनापन सा आ जाता है और झूमने का सा मन करता है। जी तो मैम जब हम कोई भी लोकगीत लिखते हैं तो एक लोकगीत में जो इन्फ्लुएंस रहता है वो कल्चर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है। जी तो मैम। जब हम कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर कितना इम्पोर्टेंट है हमारी सिंगिंग या हमारी किसी भी आर्ट फॉर्म के साथ? मैम अगर हम अपने कल्चर को कहें तो मैं ये कहूँगी कि हमारी सिंगिंग लाइन में हमारा कल्चर ही हमारे रीढ़ की हड्डी है। जी। क्योंकि अगर हमें अपने कल्चर की पहचान नहीं होगी, अपने कल्चर की नॉलेज नहीं होगी, तो हम अपने उस संगीत को अब ना तो वो शब्द दे पाएंगे, जी। ना वो भाषा दे पाएंगे, ना वो शैली दे पाएंगे, जी। और ना ही हम उसकी कोई पहचान बना पाएंगे। जी बिल्कुल। अगर हमें अपने कल्चर की पहचान है तो हम उस कल्चर को अपने संगीतों के माध्यम से कोई भी रूपरेखा दे सकते जी। हैं। जी बिल्कुल मैम, अगर हम बात करें कि आप इतना अच्छा गाती हैं और इतने सारे जो लोकगीत हैं वो भी आपने गाए हैं और भजन भी आपने गाए हैं, तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं, कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सीखना चाहते होंगे आपसे। और अक्सर जो हम देखते हैं बच्चों में हमारे आस पड़ोसी होते हैं या जो हमें सुनते हैं उनमें एक क्रेज़ आ जाता है, एक उनमें जुनून आ जाता है कि हमें भी सीखना है। तो इस तरह से क्या कोई बच्चे आपसे सीखना चाहते हैं या कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका रहा हो? जी मैम, मुझे इस लाइन में 12-13 साल हो गए हैं, जी। जिसके दौरान मैं हमारा जो ये पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होता है, जी। इसके थ्रू भी हमारे जैसे संस्कृति कला मंच होते हैं, उसमें भी मेरा अपना एक ग्रुप रजिस्टर्ड है। जी। तो उसके माध्यम से भी इस टाइम मेरे पास मतलब 12-13 बच्चे जी। हैं जिनको बैठ के हम प्रैक्टिस भी करते हैं, जी। गाते भी हैं, उनसे सुनते भी हैं और जी। उनको सुनाते भी जी, हैं। बिल्कुल। बाकी कुछ नए नए बच्चे, लड़कियां आ रही हैं, तो जैसे मेरा अपना प्लेटफॉर्म मैं एक बाय प्रोफेशन में एक ब्यूटिशियन भी हूँ, तो मेरे जी। अपने प्लेटफॉर्म में भी वो सब लड़कियाँ जैसे चलता रहता है, फ्री टाइम में होती जी। हैं, तो हम उनको बीच में बैठ के भी अपने जो पहाड़ी कल्चर है, जी। चाहे वो सुहाग हो गए या हमारे जो पहाड़ी गिद्दा हो गया, जी। या हमारी जो संस्कृति से रिलेटेड अपने बिलासपुरी कल्चर या हिमाचल का जितना भी कल्चर, जी। जितना मुझे मतलब मेरे अपने नॉलेज में है, जी। वो उन लड़कियों के बीच में मैं बैठ के शेयर करती रहती हूँ, उनको सुनाती रहती हूँ। जी बिल्कुल मैम, अगर हम बात करें कि जैसे हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं जब वो आगे जाना चाहते हैं, या आजकल की अगर हम बात करें तो बच्चे आगे जाना चाहते हैं, अपने जो उनका जो जिन चीज़ों में इंटरेस्ट है उन चीज़ों में आगे जाना चाहते हैं, लेकिन कई बार जो है कई तरह की रुकावटें उन्हें फेस करनी पड़ती है, चैलेंजेस भी उन्हें फेस करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेगी बच्चों को कि किस तरह से वो मोटिवेटेड रहे और जो उनकी कला है जहाँ वो आगे जाना चाहते हैं उसमें वो आगे जाए? पहले तो मैम मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस बच्चे में जो भी एक्टिविटी, जो भी कल्चर है, उसका जो भी चॉइस है, मैं सबसे पहले तो पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि किसी बच्चे के आर्ट को दबाया ना जाए। जी। जिस बच्चे की जिस कल्चर में, जिस एक्टिविटी में उसकी रुचि है, उसे उसी लाइन में उसके प्रोत्साहित किया जाए। कई बार होता है कि हम अपने बच्चे को किसी और लाइन में डालना चाहते हैं, बच्चे का इंटरेस्ट किसी और लाइन में है, जी। उस मतलब अगर हम वो चीज़ करें तो बच्चा उस फील्ड में पीछे रह जाता है। जी। तो मैं पेरेंट्स से भी यही कहना चाहूँगी। और रही बात बच्चों की, तो हमारी आज की जो युवा पीढ़ी है वो पहले तो खुद ही समझदार है। जी। मुझे लगता है कि आज
आज के जो पेरेंट्स हैं वो भी ये समझते हैं कि हमारा बच्चा जो प्रोफेशन चूज़ कर रहा है उसमें उसे बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि आज हमारा समाज एक पढ़ा लिखा समाज हो गया है। बिल्कुल हमारे टाइम वाली बात अब वो नहीं है। पर फिर भी मैं युवा पीढ़ी से यही कहना चाहूँगी कि जो भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी आपकी रुचि है, आप खुल के अपने परिवार से कहें, अपने दोस्तों से कहें, वो कहीं ना कहीं आपको समझेंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे जी। और अगर उनका सपोर्ट आपको मिलेगा तो आप अपनी मंजिल, अपना रास्ता खुद बना सकते हो, अपनी मंजिल खुद पा सकते हो। जी बिल्कुल मैम, जैसे कि आज हमने आपसे बातचीत की और जाना कि किस तरह से आपका इंटरेस्ट था और बचपन से लेकर अब तक किस तरह से जो इंटरेस्ट है वो आपका कायम रहा, चाहे बीच में ब्रेक आई, आपको मौका नहीं मिला, लेकिन शादी के बाद किस तरह से आपने जो है शुरुआत की और आज आप किस मुकाम पे हैं। तो मैम आपसे हमें आज बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन जाते जाते हम चाहेंगे कि आप हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए एक लोकगीत या एक भजन ज़रूर सुना के जाए। जी मैम, लोकगीत मैं अपने डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का ही फिर से सुना चाहूँगी, क्योंकि ये हमारी लोक गाथा भी है और ये हमारे बिलासपुर में साक्षात आज की तारीख में भी ये तय है, जिसे हम रुक्मणी कुंड के नाम से जानते हैं। और हमारे डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में बहुत सा एरिया और साइड का, बरसंड साइड का, जिसके आज भी जो लोग पीने का पानी हमारे प्रयोग करते हैं वो रुक्मणी कुंड से ही आता है। तो रुक्मणी हमारी बिलासपुर की लोक गाथा है जो एक बहू के नाम से प्रसिद्ध है। जी। तो आज मैं आपको चंद लाइनें उन्हीं की सुनाऊंगी। बिल्कुल। सुते जे राण्यो राती सुपना जे होया, सुते जे राण्यो राती सुपना जे होया, रूला दिया कुल्ला हो बड़े लेयो लैनी, पदियां जो पूछे दा पर रोयता जो पूछे दा, पदियां जो पूछे दा पर रोयता जो पूछे दा, रूला दिया कुल्ला बड़ लेयो लैनी, लिखिया परवाना हो सारे नुआ जो पेजया, लिखिया परवाना हो सारे नुआ जो पेजया, रूला दिया कुल्ला हो जातरा जायो रेया, दिए दिया लोयो गोरिए कागज पड़िया, दिए दिया लोयो गोरिए कागज पड़िया, नैना ते छम छम रोयो रेया। बिल्कुल मैम, बहुत खूबसूरत, कितना खूबसूरत आपने हमें गीत सुनाया। इसी के साथ मैम हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे कार्यक्रम में आज आने के लिए, और किस तरह से आपने इंस्पायर किया हमारे लोगों को, हमारी वुमेन को, कि किस तरह से उन्हें जो शौक़ है वो छोड़ना नहीं चाहिए और अपने जो फील्ड है उसमें आगे कार्य करता रहना चाहिए और कभी भी रुकना नहीं चाहिए। मैम हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे कार्यक्रम में आज आने के लिए और हमें इतने सुंदर भजन और लोकगीत सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। मैं अपनी तरफ से फिर से दूरदर्शन हिमाचल के सभी दर्शकों को भी तहे दिल से धन्यवाद और नमस्कार करती हूँ। थैंक जय यू। हिमाचल। जी जी मैम। तो दर्शकों, आइए अपने अगले सेगमेंट की तरफ हम रुख करते हैं, लेकिन अगले सेगमेंट की तरफ रुख करने से पहले आइए हम आपको एक लोकगीत सुनाते हैं और आपकी सुबह की शुरुआत उस लोकगीत से भी करवाते हैं। तू मोही हो राम सिंह बाबू है तू
तो दर्शकों, हमने देखा, आज हमने शुरुआत की भजन से, हमने लोकगीत भी सुने और इतना प्यारा अभी आपको लोकगीत भी सुनाया। तो आइए दर्शकों, अपने अगले सेगमेंट की ओर हम बढ़ते हैं और अगला सेगमेंट है हमारा एक नज़र। दर्शकों, जब भी हम कोई भी राह पे चलते हैं या किसी भी दिशा में हम जाते हैं तो एक डायरेक्शन होना ज़रूरी है और हमें पता होना चाहिए कि कहाँ हम जा रहे हैं और किस तरफ हमें जाना है। तो दर्शकों, चाहे वो काम हो, चाहे वो आम जिंदगी हो हमारी, या हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चलना हो, या हमें कोई सफ़र तय करना हो, एक डायरेक्शन हमें ज़रूर चाहिए होती है। और जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो फिल्म जगत की बात हमें जो है हमारी नज़रों के सामने आ जाती है और सबसे बड़ा नाम जो हम सुनते हैं वो है डायरेक्टर। तो आइए दर्शकों, आज हम ऐसे ही डायरेक्टर से आपको मिलवाएंगे और इनका नाम है सनी राजपूत जी। तो आइए अपने इस सेगमेंट को शुरू करते हैं और सर, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच मैम, और मैं दूरदर्शन का भी थैंक यू करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया, और आपका भी थैंक यू करना चाहता हूँ। जी सर, जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी हम शुरुआत करते हैं किसी भी चीज़ की, तो एक डायरेक्शन होनी बहुत ज़रूरी होती है हमें आम लाइफ में भी। लेकिन जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं किसी चीज़ को बनाने के लिए या किसी चीज़ को शुरू करने के लिए, तो एक अहम जो किरदार है वो डायरेक्टर का होता है, क्योंकि उसे ही निर्देश देने होते हैं और उसे ही बताना होता है कि किस रास्ते में जो है कोई भी चीज़ जाएगी और किस तरह से जो सारी चीज़ें हैं वो जुड़ कर आएंगी। तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें आपकी शुरुआत से, कि आपकी शुरुआत किस तरह से हुई और किस तरह से आपका इंटरेस्ट आया डायरेक्शन की तरफ। जी, जो डायरेक्शन की बात है तो हर मूवी या हर गाना या कोई भी इवेंट हो, उसको बनाने के लिए ऑब्वियसली डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। सो मैं जब कॉलेज टाइम में अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था तो उस टाइम से मुझे ये इंटरेस्ट आया कि मुझे डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि जब मैं इंजीनियरिंग में था तो 2009 की बात है, उस टाइम आईटी सेक्टर में काफ़ी डाउनफॉल आया था, तो उसके बाद मैंने थोड़ा फील्ड को डाइवर्सिफाई किया। सो उस वजह से मैं आज डायरेक्शन में हूँ। जी बिल्कुल सर, अगर हम बात करें, जैसे कि अभी आपने बताया कि कॉलेज टाइम से आपकी शुरुआत हुई, लेकिन थोड़ा सा अगर हम समय में पीछे जाए और बात करें स्कूलिंग की, तो स्कूल में हमारे कई तरह के इंटरेस्ट रहते हैं और स्कूल में भी हम देखते हैं कई तरह की ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब आपकी स्कूलिंग चल रही थी उस दौरान आपके किस तरह के इंटरेस्ट रहे, और अगर हम बात करें इंस्पिरेशन की, क्या उस टाइम आप किसी से इंस्पायर हुए थे? बिल्कुल मैम, मैं डिस्ट्रिक्ट सोलन का रहने वाला हूँ और गांव बागा मेरा नाम है, जहाँ से मैं पला बड़ा हूँ। तो मेरी स्कूलिंग जो रही है वो गवर्नमेंट स्कूल से रही है, और स्कूल के दिनों में मैं फिल्में बहुत देखा करता था। उस टाइम टीवी बहुत कम होते थे, गांव में टीवी होते थे तो हम गांव का जो काम रहता है वो ख़त्म करके जल्दी जल्दी टीवी के पास बैठ जाते थे। तो उस टाइम से ही मुझे फिल्मों में बहुत इंटरेस्ट था। बट मेरा एक और इंटरेस्ट था जो मैं उस टाइम से करता भी आया और अभी भी जब मौका मिलता तो मैं करता हूँ। मैं क्रिकेट बहुत खेलता था और मदर से भी बहुत मार खाई है इस चीज़ के लिए, क्योंकि हम पढ़ाई में कम ध्यान देते थे और क्रिकेट में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट होता था। जो लोकल ट्रॉफीज़ होती थी गांव में वो बहुत खेली है मैंने। अगर शायद मैं आज डायरेक्शन में नहीं होता तो मैं क्रिकेट में होता। तो जब मैं स्कूलिंग में था तो उस टाइम से मेरा इंटरेस्ट था। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि उस टाइम हमें इतना गाइडेंस नहीं मिलती और इतने कोई हमारे कॉन्टेक्ट्स नहीं होते कि हम अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकें। बट उसके बाद जब मैं कॉलेज में गया तो मेरी जो इंजीनियरिंग है वो पंजाब से हुई है, डिस्ट्रिक्ट नवांशहर, वहाँ पे केसी इंजीनियरिंग कॉलेज है। सो जब मैं इंजीनियरिंग में था तो उस दौरान फेयरवेल पार्टी होती है, फ्रेशर पार्टीज होती है। तो जब हम कॉलेज में पहुँचे तो स्टूडेंट्स के वेलकम के लिए फ्रेशर पार्टी होती है। सो उस टाइम मैं मिस्टर फ्रेशर वहाँ पे बना, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट भी आया इस चीज़ में। और फर्स्ट टाइम मैंने जब अपने आप को न्यूज़पेपर में देखा तो मैं बहुत खुश हुआ। और मेरे जो क्लासमेट्स थे मिस्टर अमित भाटिया, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया और भी मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे। सो फिर उसके बाद मैंने मॉडलिंग की जो कोचिंग ली वो पंजाब लुधियाना से ली। सो मैं अमित को भी साथ लेके जाता था, अमित भाई को। और आज वो भी काफ़ी अच्छा इंडस्ट्री में नाम है, उनके अपने डांस स्टूडियोज़ हैं फीट ऑफ फायर के नाम से। सो आज वो डांस में आ गए और मैं डायरेक्शन में आ गया। जी बिल्कुल, कहा जाए कि जो हमारा साथ होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और हम कहते भी है कि जैसी रंगत वैसी संगत, जैसी संगत वैसी रंगत, इस तरह की जो बातें हैं हमें सुनने में मिलती है। और एक एग्जाम्पल भी आज हमने देखा। तो जब हम बात करें कि आपकी शुरुआत हुई, जैसे हम जानते हैं कि मुंबई में आप कार्य करते हैं और डायरेक्शन का जो आपका करियर है वो भी वहीं से आपकी शुरुआत हुई। तो जब आप मुंबई गए, वहाँ किस तरह से आपकी शुरुआत हुई और किस तरह से जो है आपने कदम रखा इस फील्ड में? मैं मुंबई जब मैंने जाना था तो मेरी जो जर्नी है वो सेम फिल्मी है थोड़ा सा, क्योंकि मैं सोशल मीडिया में एक पर्सन है मुंबई में
मैं उनका नाम नहीं अभी लेना चाहूँगा। सो उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ फेसबुक पे। जब मैंने इंजीनियरिंग अपनी मैं उस दौरान कर ही रहा था, तो जब मैंने मॉडलिंग की और उसमें पोर्टफोलियो का रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होती है। सो जिस एजेंसी से मैंने कोचिंग ली एकेडमी की मॉडलिंग की, उन्होंने कहा कि आपको पोर्टफोलियो भी बनाना है। फिर मैंने पोर्टफोलियो बना के अपना फेसबुक पे डाल दिया और फिर मैं मुंबई में एक पर्सन के कांटेक्ट में आया। सो उन्होंने मुझे काफ़ी अपने एग्रीमेंट्स भेजे, मैसेज भेजे कि आप हम एक फ़िल्म कर रहे हैं जिसका नाम है प्यार पनिशमेंट और आप उसके लिए एज ए लीड एक्टर सेलेक्ट हो। सो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने अपनी फैमिली को भी बताया, तो फैमिली ने कहा कि आप देख लो, आप तो इंजीनियरिंग करने गए थे, अब आप इस लाइन में जाना चाहते हो। बट मुझे फैमिली का पहले से बहुत सपोर्ट मिला है। मेरे मदर फादर, मेरे 2 बड़े ब्रदर हैं, उनका मुझे बहुत सपोर्ट रहा है, अभी तक बहुत सपोर्ट है। और आई थिंक मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ इस फील्ड में वो जस्ट बिकॉज ऑफ माय फैमिली। सो जब मैं मुंबई में उन पर्सन के कांटेक्ट में आया, फेसबुक पे मैं उनसे बात बढ़ी और मैं मुंबई पहुँच गया, तो सेम कहानी फिल्मी रही। जैसे मुंबई पहुँचा तो कहते हैं ना माया नगरी है, तो वहाँ पे पहुँच के तो मुझे सब दिख गया कि ये फिल्मी जो फिल्में हम देखते थे सेम वैसा दिख रहा था। सो उन्होंने जो मेरे सामने पिक्चर रखी, तो उन्होंने कहा कि आप एज ए लीड एक्टर इस फिल्म में काम कर रहे हो। और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने मुझसे डिमांड भी की पैसे की, क्योंकि आप कहीं फैमिली बैकग्राउंड आपका फिल्मी ना हो या इस चीज़ में आपको कोई गॉड फादर ना हो तो आपको बड़ा मुश्किल होता है। सो मैं कहीं ना कहीं थोड़ा उस चीज़ का शिकार भी हुआ। उन्होंने कुछ पैसे भी लिए और उसके बाद हमारी फिल्म स्टार्ट हो गई। मैं बहुत एक्साइटेड था कि मुंबई में मुझे एज ए हीरो काम करने का मौका मिल रहा है। सो फिल्म 2015 में शूट हुई और यहीं शिमला एपीजी यूनिवर्सिटी में शूट हुई, मॉल रोड पे शूट हुई। कुछ पार्ट हमारा मुंबई में शूट हुआ, दुबई में शूट हुआ, तो मुझे उस टाइम इंटरनेशनली जाने का मौका भी मिला। बट अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म बंद हो गई और उस फिल्म में स्टार्टिंग से मुझे कहा गया था कि मनोज वाजपेयी सर आपके साथ काम कर रहे हैं, जो आपके फादर का रोल। सो उस रोल को मैं एंड तक ढूंढता रहा उस फिल्म में, परंतु वो होता है ना कि कुछ लोग बहुत हैं फिल्म इंडस्ट्री में जो अच्छे लोगों को बदनाम करने पे तुले रहते हैं। तो वो कुछ लोग थे, उनका एक पूरी कंपनी थी जो नए लोगों को ऐसे ही अपने पास लेकर उनसे कहा पैसे जाए कि जब हमें हमारे पास गाइडेंस नहीं होती है या अगर हमें गाइडेंस ना मिले या कोई हमें सपोर्ट ना करे और हमें पता ना हो तो किस तरह से जो है एक जाल में हम फंस जाते हैं और फिर बाहर हम निकलते हैं, तो कोई ना कोई एक्सपीरियंस हमें ज़रूर मिलता है। तो सर इसी के साथ जैसे कि हम जानते हैं कि आपने कई सारी जो गाने हैं वो भी डायरेक्ट किए हैं और आपने मूवीज़ में भी बतौर डायरेक्टर जो है काम किया है। तो आइए हम आप ही के द्वारा डायरेक्ट की हुई एक छोटी सी झलक देखते हैं आपके कार्य की। बिल्कुल। तेरे डैडी दा टशन साडे नाल, तेरी मम्मी मैनू कहंदी कंगा, ओनू दस दे तू जाके सुनियो, मेरी सोनी तू मैं तेरा महिवाल। तेनू डायमंड रिंग पहना के, तेनू डायमंड रिंग पहना के मैं तां ले जावांगा। तेनू डायमंड रिंग पहना के, तेनू डायमंड रिंग पहना के मैं तां ले जावांगा। तेरे वीरे दी तलवार तो मैं नहीं डरदा वे, इश्कां विच जाए जान भी परवाह नहीं करदा वे। तेरे वीरे दी तलवार तो मैं नहीं डरदा वे, इश्कां विच जाए जान भी परवाह नहीं करदा वे। रब दी सो तेरे वास्ते दुनिया तो लड़ जावां, तेनू डायमंड रिंग पहना के, तेनू डायमंड रिंग पहना के मैं तां ले जावांगा। तेनू डायमंड रिंग पहना के, तेनू डायमंड रिंग पहना के मैं तां ले जावांगा। तो दर्शकों हमने देखा कि कितनी खूबसूरती से जो है ये सॉन्ग दर्शाया गया है और कितनी खूबसूरती से इसे फिल्माया गया है। तो सर जब हम देखते हैं इस तरह के जब हम सॉन्ग शूट करते हैं तो जो सिनेरियो होता है, हम कई सारी टीम के साथ वर्क करते हैं और कई सारे जो लोग हैं हमारे साथ जुड़े होते हैं, एक्टर्स है, लाइटिंग वाली टीम है, म्यूज़िक वाले अलग हैं, तो एक बहुत बड़ा जो सेट है उसे हमें संभालना होता है और वो सारा जो हेडेक होता है कहे तो डायरेक्टर का ही होता है और इससे सब कुछ जो है सेट करना होता है। तो जब आप ऐसे इस तरह से शूट करते हैं तो किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहता है और किस तरह से सब मैनेज होता है?
मैम ये जो गाना बनता है ये पूरी टीम के साथ बनता है। जितना डायरेक्शन का पार्ट रहता है उससे ज़्यादा आर्ट वालों का रहता है, लाइटिंग वालों का रहता है, मॉडल्स होते हैं, और सबसे बड़ी बात जिन्होंने गाना गाया सिंगर का रहता है। सो ये गाना मुंबई में शूट कर रहे थे, मड आइलैंड में। सो जब ये गाना हम लोग बना रहे थे तो जब भी हम सेट पे रहते तो हम कोशिश ये करता हूँ मैं कि मेरी टीम कंफर्टेबल रहे, किसी को कोई दिक्कत ना हो। इस गाने में मैं एज एडी मैंने काम किया है, और अभी रिसेंटली 19 तारीख को जो मेरा गाना जी म्यूजिक पे माहिया रिलीज हुआ है। सो इस जो गाना बनाने का सफ़र था, ये जैसे मैं फिल्म मैंने की वो नहीं चल पाई, फिर मुझे लगा कि मुझे डायरेक्शन करनी चाहिए, एक्टिंग के लिए मैं नहीं बनाऊँ। तो उसके बाद ये जर्नी स्टार्ट हुई और ये गाना बना। उसके बाद हमने काफ़ी गाने बनाए। काला जादू एक सॉन्ग जो मैंने बताया था जिसमें मैं एज ए डायरेक्टर आया था, वो हमने नशे के खिलाफ हमने गाना बनाया था कि जो आज का यूथ है वो गलत आदतों में जा रहा है। तो वो गाना हमने जब बनाया उसमें अमित भाई को मैंने एज ए लीड एक्टर लिया, और उन्होंने मुझ पर विश्वास किया कि आप इस गाने को डायरेक्ट कर सकते हैं। सो वहाँ से फिर ये डायरेक्शन का करियर स्टार्ट हुआ, और ये गाना जो मुंबई में हम शूट करे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इस पे मेरे जो डायरेक्टर थे अक्षय, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और डीओपी मैम सुनीता मैम है जिन्होंने बादशाह फिल्में की है। तो काफ़ी बड़े लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और हाल ही जो मेरा गाना 19 तारीख को जी म्यूजिक पे रिलीज़ हुआ है माहिया, उसमें मैं एज अ डायरेक्टर मैंने काम किया है। तो वो हमने मनाली में शूट किया, और उसमें शिवराज बहुत ही टैलेंटेड सिंगर है जिसके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। गौरव भाई जिन्होंने प्रोजेक्ट हेड में काम किया है, और लोकल टीम की हमें बहुत ज़रूरत रहती है मैम सारे क्रू को मैनेज करने के लिए, क्योंकि काफ़ी बड़ा यूनिट रहता है। तो उसमें लीडिंग एज प्रोडक्शन जो है वो शिमला से है, उन्होंने सारा मैनेज किया, हर्ष योगी। सो मैं सारी टीम का सपोर्ट मुझे रहा, तभी ये गाना बन पाया, और आज जी म्यूजिक पे गाना आया है। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने बताया कि किस तरह से आपने कई सारे जो है गाने डायरेक्ट किए हैं, और किस तरह से जो है मैनेजमेंट करना पड़ता है, और इतने सारे लोगों के साथ हमें कार्य करना पड़ता है। तो आप ही के एक और गाने को, आप ही के द्वारा डायरेक्ट किए हुए एक और गाने को हम अपने दर्शकों को ज़रूर दिखाना चाहेंगे। काला जादू हर जगह, काला जादू मेरी तरह, काला जादू तेरी तरह, काला धुआं काला सर, काला दर, काला 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 कालियां गड्डियां अद्धी रात करो वार, मुंडे जेल तो फरार गुनेगार मेरे नाल, मुंडे काला कम काला निर, गाड़ी गड्डियां च गेड़ा पूरी रात स्टूडियो च हो जांदा सफेद, जेड़ा जानदा नहीं ना मेरा जानदा नहीं कम मेर, पिट पिछे बंदे अज वकदा ओ ना मेरा, नशियां तो दूर किन्ने सुख किन्ने दुख, रब मैनू कहंदा काके चंगा जेहा लिख, जेड़े बिक रहे नशे ते गाने बना के टिकर, गांजा चिट्टा वांग फुकी यही सब लिख रहे, देखो बच्चे आते फुटियां नु किवें दिकर, कुछ भाई नाल मेरे चंगे गाने लिख रहे, जाली ये जमाना ए वारी वारी दस रहे, नशे तो डरो कुछ देश ले करो, आतंक तो लड़ो कुछ देश ले करो, आतंक तो लड़ो कुछ देश ले करो। दर्शकों, जैसे कि हमने इस सॉन्ग में भी देखा, जैसे कि आपने डायरेक्ट किया हुआ है कि आजकल के जो यूथ है, और हम देखते हैं कि कई सारे युवा जो है कार्य करने कहीं जाते हैं, बाहर स्टडी करने जाते हैं, या कभी कभी जो है इन्फ्लुएंस हो जाते हैं आसपास के लोगों से, और नशे की ओर जो है हमारा युवा बढ़ता जा रहा है, और किस तरह से डिस्ट्रक्शन हम देख पा रहे हैं। जैसे कि अभी आपके सॉन्ग के द्वारा भी हमने देखा कि किस तरह से नशे में जो है बच्चे जाते हैं, और क्या हाल होता है, ना सिर्फ उन बच्चों का बल्कि जो फैमिली उनके साथ होती है, फ्रेंड्स उनके साथ होते हैं, किस तरह से जो कार्य करते हैं नशे के बाद, किस तरह से जो लोग हैं उनको सफ़र करना चाहते हैं। तो क्या आप मैसेज देना चाहते हैं इसके थ्रू? जैसा आपने गाना देखा, हमने इसमें कोशिश की है एक मैसेज देने की यूथ को कि आप गलत आदत में जाते हो तो आप नहीं जाते, आपकी पूरी फैमिली उसमें सफ़र करती है। जैसे इस गाने में हमने दिखाया कि मैंने उसमें थोड़ा एक्ट भी किया था उस टाइम, और इस गाने को बनाने का हमारा, और आगे भी हम इस तरह के गाने अभी बना रहे हैं जो मोटिवेट करेंगे, जिसमें कोई मैसेज है। सो जब मैं और अमित भाई इस कॉन्सेप्ट को बना रहे थे तो अमित भाई ने कहा कि हम जैसे सैनिक हमारी रक्षा करते हैं सरहद पे, तो यहाँ पे हमारी ड्यूटी बनती है यूथ के लिए कुछ उनके लिए करने की। सो ये गाना हमने बनाया और उसमें एक अच्छा मैसेज देने की हमने कोशिश की। बहुत लोगों ने हमें इसमें सपोर्ट किया, मैसेज भी आया कि सर आगे और ऐसे गाने बनने चाहिए। सो अमित भाई का बहुत सपोर्ट रहा इस गाने में बनाने में, और एज ए मॉडल भी उन्होंने इसमें काम किया है। सो ये गाना बहुत हिट भी रहा, बहुत लोगों ने सराहाया भी इस गाने को, और आगे भी इसी तरह के गाने हम लोग बनाते रहेंगे। बिल्कुल सीधा सा अगर हम देखा जाए तो मैसेज यही है कि हमें जो युवा है उन्हें नशे से दूर रहना चाहिए, और ना कि सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए बल्कि अपने आसपास, अपने घर वालों और जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके दोस्त हैं,
आपके रिलेटिव्स हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए, और जो लोग आपको फॉलो करते हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए। तो सर जैसे कि हम बात अभी डायरेक्शन की कर रहे थे आपकी, तो जब भी आपने कहा कि पहले आपने एक्टिंग से अपनी शुरुआत की थी और उसके बाद आप डायरेक्शन में गए, तो जब हम किसी भी फील्ड इस तरह से चेंज करते हैं तो यूं ही नहीं हो जाता है, एक पहले से हमारे मन में जो है इंटरनली एक चीज़ होती है, एक हम बोले फायर होती है जो हम ढूंढते हैं उसे काम करने के लिए। तो जब आप डायरेक्शन की तरफ गए, क्या आपको कोई इंस्पायर करता था, या हम बात करें आपके कोई फेवरेट डायरेक्टर की? बिल्कुल मैम, मैं जैसा मैंने आपको बताया मैं फिल्में बहुत देखता था बचपन से। सो मुन्ना भाई, MBBS, PK, ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट मूवीज़ हैं। तो मैं राजकुमार हिरानी सर को बहुत फॉलो करता आया हूँ स्टार्टिंग से, और मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ, और आई थिंक मेरे रोल मॉडल भी रहे। मैंने उनके इंटरव्यूज़ बहुत पढ़े हैं, बहुत सुने हैं, और उनकी मेकिंग जब फिल्म बनती है उसके बाद जो बिहाइंड द सीन्स होते हैं वो मैंने बहुत बारीकी से स्टडी किए, क्योंकि मैं उनका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था तो उसमें उन्होंने कहा था कि मैं फ़िल्म अपने लिए बनाता हूँ। तो जो इंटरव्यू लेने वाले पर्सन थे वो सरप्राइज़ हो गए कि सर फिल्म तो लोगों के लिए बनाई जाती है। सो उन्होंने कहा कि मैं फ़िल्म अपने लिए इसलिए बनाता हूँ कि मैं खुद भी दर्शक हूँ। तो आपको कोई भी कॉन्सेप्ट बनाना है वो एज अ दर्शक रह के बनाना है कि वो लोग किस नज़रिए से उसको देखते हैं और लोगों को वो पसंद आएगी या नहीं आएगी। सो इसलिए मेरे जो रोल मॉडल हैं वो राजकुमार सर हैं, और ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स भी मेरे रोल मॉडल रहे हैं, मेरे ब्रदर दोनों मेरे लिए रोल मॉडल हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे पुश किया लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और मैं पहला इंजीनियर हूँ अपने गांव बागा से जिसने इंजीनियरिंग की, तो जस्ट बिकॉज ऑफ माय फैमिली और मेरे ब्रदर्स जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो ये बिल्कुल कहा जाए तो फैमिली सपोर्ट और हमारी खुद की इंस्पिरेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे गोल्स को अचीव करने में, हमारे ड्रीम्स को पूरा करने में। तो सर अगर हम बात करें कि आपने इतना काम जो है इंडस्ट्री में किया हुआ है और शुरुआत भी आपने की, और हाल ही में जो आपका गाना है वो भी रिलीज़ हुआ है, तो सर अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की जो अभी तक आपका रहा है, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जो आपके लिए बहुत बड़ा हो और हम कहें कि लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है आपके लिए? बिल्कुल मैम, मैं इसी डायरेक्शन की बदौलत मुझे फ़ॉरेन जाने का मौका मिला। मैं मलेशिया में गया था, सो मैं यंगेस्ट डायरेक्टर था इंडिया से। मैंने वहाँ पे कपड़े की ऐड डायरेक्ट की थी जो TVC ऐड बनती है। सो वो मोमेंट मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रहा है। ये 2015 की बात है, जैसे ही वो फिल्म मैंने कंप्लीट की जो बंद हो गई थी, सो उसके बाद मुझे मौका मिला मलेशिया जाने के लिए। तो वहाँ पे मैंने जो TVC ऐड बनाई, कपड़े की एक ब्रांड की ऐड थी वो, सो वो मेरे लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। उसके बाद मैंने एज ए AD पटियाला हाउस फिल्म की, कट्टी बट्टी मूवी की जिसमें कंगना मैडम ने काम किया है। सो ये सारा मेरा लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट रहा ये मलेशिया जाने के बाद ही रहा। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था लाइफ में। बिल्कुल सर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं अभी आपके सॉन्ग्स की, और इतने सारे सॉन्ग्स का जो है अभी आपने नाम लिया कि किस तरह से आपने किन किन लोगों के साथ कार्य किया है और किस तरह से आपने कार्य किया है, बाहर भी गए। तो हम चाहेंगे कि हम अपने दर्शकों को एक और आपका सॉन्ग सुनाएं जो आप ही के द्वारा डायरेक्ट किया गया है। मैया मैनू याद आवे चरखे दी कूक सुन, दिल विच होल ज पैंदे ने। खोण तो डरा मैं तेनू, आजा गल ला ले मैनू, लोकी मैनू कमली होई कहंदे ने। ओ मैया मैनू याद आवे चरखे दी कूक सुन, दिल विच होल ज पैंदे ने। खोण तो डरा मैं तेनू, आजा गल ला ले मैनू, लोकी मैनू कमली होई कहंदे ने। लोकी मैनू कमली होई कहंदे ने। ओ छेती मुड़े आजा माही आवे, आजा माही आवे, होर किन्ने साल लगने ने तेरे। ओ अखियां च तू वसदा ए, तू वसदा ए, तू वसदा ए मेरे। ओ अखियां च तू वसदा ए, तू वसदा ए, तू वसदा ए मेरे।
दर्शकों जैसे कि अभी हमने एक ग्लिम्स देखा आप ही के द्वारा डायरेक्ट किया हुआ एक गाने का, तो इसी के साथ सर अगर हम बात करें कि अगर हम हिमाचल में बात करें फिल्म इंडस्ट्री की या हिमाचल में बात करें फिल्म की, तो क्या हिमाचल में भी जो पहाड़ी मूवीज़ है वो बननी चाहिए और क्या कोई स्कोप है, और अगर बननी चाहिए तो किस तरह की मूवीज़ बननी चाहिए? बिल्कुल मैम, जैसे मुंबई में काम करते हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री है, साउथ की इंडस्ट्री है, पंजाब में इंडस्ट्री है, गुजरात की फिल्में भी बनने लगी हैं, हरियाणा में भी फिल्में बनने लगी हैं। सो हम यही चाहते हैं कि हिमाचल में भी फिल्म इंडस्ट्री बननी चाहिए। वैसे लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट एक प्रॉपर इंडस्ट्री का नाम हो जिसमें पहाड़ी लैंग्वेज में फिल्में बनाई जाएं, क्योंकि हमारी जैसे आपने देखा कि यहाँ से बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स भी हैं, सो डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं हिमाचल से। तो अब टैलेंट, हर दिन आपको नया टैलेंट देखने को हिमाचल से मिलता है। और एक जो पहाड़ों की खूबसूरती की बात करें तो आई थिंक मैं ये मानता हूँ कि पूरे इंडिया में हिमाचल से खूबसूरत कोई जगह नहीं है। बहुत सारी फिल्में यहाँ शूट होती है, तो क्यों ना हमारी अपनी एक इंडस्ट्री होनी चाहिए, जितने भी आर्टिस्ट हिमाचल के उनको हिमाचली लैंग्वेज में काम करने का मौका मिले। तो मैं ये चाहता हूँ कि हिमाचली फिल्में बननी चाहिए, और अगर मुझे मौका मिलेगा हिमाचली फिल्म बनाने का या डायरेक्शन में उसमें आने का, तो मैं एक फैमिली ओरिएंटेड मूवी बनाना चाहता हूँ। क्योंकि जैसे आप बॉलीवुड में देख रहे हैं आज के टाइम में कुछ ऐसी फिल्में हैं जो हम अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते। सो ये एक मेरा मैसेज है कि जब भी फिल्म इंडस्ट्री बने हिमाचल में, सो एक फैमिली ओरिएंटेड मूवी बने, जैसे हम पंजाब में देखते हैं पारिवारिक फिल्में बनती है और काफ़ी अच्छी फिल्में बन रही हैं। सो वैसी ही सिनेमा हम हिमाचल में भी देखना चाहते हैं कि वैसा बने। जी जी बिल्कुल सर। अगर हम बात करें कि जैसे अभी आपने कहा कि हिमाचल से जो है कई सारे सिंगर हैं, कई सारे जो एक्टर्स हैं और कई सारे ऐसे कलाकार हैं जो बहुत ऊंचे मकाम पे गए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कई सारे बच्चे अभी भी हैं जो हिमाचल में हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनमें टैलेंट तो बहुत है लेकिन कहीं कार्य नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए उन्हें मुंबई ही जाना पड़ता है। तो कभी कभी लोग डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को और उन बच्चों को और उन सभी जो व्यक्ति है, पर्सनालिटीज़ है, उनको कि किस तरह से वो अपनी कला से जुड़े रहे और हार ना माने? बिल्कुल मैम, बहुत सीनियर हैं यहाँ हिमाचल से, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जो इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और पूरे इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में उन्होंने अपनी एक्टिंग, सिंगिंग और डायरेक्शन का लोहा भी मनवाया है। सो जितने भी यूथ है यहाँ से जो मुंबई में काम करना चाहता है, क्योंकि एक तो डिस्टेंस बहुत है हिमाचल और मुंबई के बीच में, तो पेरेंट्स डरते भी हैं मुंबई भेजने से। बट जब से मैम OTT आया है तो उसके बाद बहुत स्कोप्स भी बढ़े हैं, और अभी हिमाचल के जो आर्टिस्ट हैं, जो लोग हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि आप हार ना माने, और आज सोशल मीडिया में इतनी पावर है मैम, आप कुछ भी अपने एक्टिंग, सिंगिंग, डायरेक्शन या मॉडलिंग या आर्ट में कुछ भी आप करना चाहो तो आप उस पर सोशल मीडिया पे डाल के कहीं भी हिट हो सकते हो। और जितने भी आर्टिस्ट हिमाचल से हैं, में से बड़े हैं, छोटे हैं, मैं सबको एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपने हिमाचल का नाम रोशन किया है, जिसकी वजह से हम लोग आपको देख के आगे बढ़ रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं आपसे। सो जितने भी इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, मैं उनको कहूँगा कि हार ना माने, और हिमाचल जितना खूबसूरत है उतने आप सब लोग, हम सब लोग हैं। सो आप बढ़ते रहें, और जितने भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, जितना भी हमसे सपोर्ट हो सकता है हम उनका करेंगे, और लगे रहें, और जीत जल्दी ही आप लोगों को मिलेगी। बिल्कुल सर, कहा जाए तो हमें हार नहीं माननी चाहिए और अपने जो हमारी ड्रीम्स है उन पे चलते रहना चाहिए और उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। सर, आज हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हमने जाना इतनी सारी नई नई बातें कि किस तरह से हमें किस तरह से डायरेक्शन होती है, किस तरह से हमें टीम मैनेजमेंट करनी पड़ती है, और किस तरह से हमने आपके गाने भी देखे, कितने अच्छे जो है गाने आपने डायरेक्ट किए हैं। सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए, और ऑल द बेस्ट। तो दर्शकों, इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त, और अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन हिमाचल। नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ओ मैया मैनू याद आवे चरखे दी कूक सुन, दिल विच होल ज पैंदे ने, खोण तो डरा मैं तेनू, आजा गल ला लै मैनू, लोकी मैनू कमली होई कहंदे ने। ओ मैया मैनू याद आवे चरखे दी कूक सुन, दिल विच होल ज पैंदे ने, खून तो डरा मैं तेनू, आजा गल ला लै मैनू, लोकी मैनू कमली होई कहंदे ने, लोकी मैनू कमली होई कहंदे ने। ओ छेती मुड़े आजा माही आवे, आजा माही